सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक लगारी सब पे भारी में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज के प्रोग्राम में भी जैसे कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, मुख्तलिफ क्लिप्स हम शामिल करते हैं और लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत जिन पर हम उनसे तबसरा लेंगे। आज जो सबसे पहले मैं क्लिप शामिल करना चाहूँगी, कामरान खान साहब का क्लिप है वो, और इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई जिसमें मुल्क की जो मईशत की सूरत हाल है उस पर बातचीत की गई और FATF के मामलात पर भी बातचीत हुई, जिसके बाद कामरान खान साहब ने जो बताया सब कुछ वो सब हरा हरा बताया कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि किसी किस्म के मसले या परेशानी वाली बात है। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, डायरेक्शन हम लोगों की ठीक है। उनकी जानिब से कहा क्या गया है, पहले आप मुलाहिज़ा कीजिए। जी, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की FATF में पाकिस्तान की पोजीशन लगारी सब अब बेहतर है और ब्लैक लिस्ट करने का खदशा अब तकरीबन टल चुका है। जो बातें इस वक्त कामरान खान साहब कह रहे हैं, आप उनसे मुत्तफ़िक़ हैं? कामरान खान साहब की बड़ी सोर्सेज हैं और बहुत लोगों से मिलते हैं और बड़े लोगों के दरवाज़े और उनके जो ऐवान हैं उनके लिए खुले होते हैं, वो जहाँ चाहें चले जाएं और उनकी रसाई भी है। लेकिन जो कुछ अखबारात में आता है या दुनिया भर में जो मीडिया कहता है वो एक दूसरी कहानी होती है। FATF की हद तक तो जो साउथ एशियन ग्रुप का हुआ है, इसमें ईस्ट एशियन ग्रुप्स का जो हुआ है, एशियन पैसिफिक ग्रुप का, उसमें तो मुझे सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दे। कैनबरा में इजलास हुआ है और उसकी जो रिपोर्ट छपी है मुख्तलिफ अखबारात में, ख़ास तौर पर गल्फ़ न्यूज़ में, वो इससे मुख्तलिफ है। वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। अच्छा। और इनको जो है वो ग्रे लिस्ट से निकलता हुआ देख रहे हैं, तो शायद उनको ऐसा नज़र आया होगा और ऐसा उन्होंने देख लिया होगा। लेकिन मुझे सूरत हाल बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है और उसका नतीजा और ज़्यादा ख़तरनाक होगा। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाता है तो उसका नतीजा ये होगा कि फिर आप LC नहीं खोल सकते, फिर रिमिटेंसेस नहीं आ सकते, फिर पैसे आपके पास डॉलर की शक्ल में यहाँ नहीं आ सकते। बहुत बड़े मसाइल हैं जिनको इतनी आसानी से हल करने की बातें अगर हो रही हैं तो अल्लाह करे कि ऐसा हो। मेरा ख्याल है कि मुझे ज़्यादा खदशात हैं। यानी कि आप जो सब वो हरा हरा बता रहे हैं, आपको ऐसा हरा हरा कुछ नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, आपको नहीं लगता कि एलामिया जारी हो जाए तो फिर उसके बाद ही ज़्यादा बेहतर है कि इस तरह के रिमार्क्स दिए जाएं या सूरत हाल का? नहीं, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि आपने कौन सा ऐसा किस शोबे में आगे बढ़ गए हैं जिसकी वजह से आपकी दुनिया में पजीराई होगी? क्या आपके पास जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गई है? क्या आपके पास जो है वो ट्रेड बिज़नेस जो है वो बहुत बढ़ रहा है? क्या आपने पड़ोसियों के साथ अपनी जो ट्रेड वॉल्यूम है उसको बढ़ा लिया है? क्या ईरान का इंडिया का जो 20 अरब डॉलर तक से आगे बढ़ रहा है, क्या आपका ईरान से 1 अरब डॉलर से भी आगे बढ़ा है, बल्कि 500 अरब डॉलर से भी 500 मिलियन डॉलर से भी आगे बढ़ा है? ऐसा नहीं है। अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान का जो है वो 50 करोड़ डॉलर भी पाकिस्तान का और ईरान का नहीं है। तुर्की का भी 1 बिलियन डॉलर के करीब नहीं है। इंडिया के साथ भी आपका इस तरह से ट्रेड नहीं है। आपका चाइना के साथ है जो 12 से 18 अरब के दरमियान है, तो वो भी, उसमें भी आप जो है वो ज़्यादा इंपोर्ट्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं हो रही हैं। आप कहाँ कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, आपका तिजारत कहाँ से बेहतर हो रही है, आप खुद प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं जिसको आप करें, आपके यहाँ बिजनेस एक्टिविटी कहाँ हो रही है, आपके अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कौन सी? अरे कौन से आपने ऐसे शोबे? लेकिन लगारी साहब, अभी कल ही की खबर में पढ़ रही थी कि चाइना का जो न्यूज़ पोर्टल है उनका कोई चैनल है सीना के नाम से, सीना TV, उन्होंने तो बाकायदा ये रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान में मुआशी तौर पर सूरत हाल पहले से बेहतर हुई है। बहुत अच्छा होगा। आपके इक़दामात की वजह से अगर चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो बिल्कुल, दूसरा आपकी बचत से अगर बेहतर हो रही हैं। लेकिन अगर आपके पास जो कर्ज़ों का वॉल्यूम है वो इतना बढ़ जाए जो गुज़श्ता दोनों अदवार के कर्ज़ों से भी ज़्यादा हो, अगर उस दौर में 10 अरब डॉलर के रोज़ाना ज़रूरत होती थी पाकिस्तान को पिछले 2 अदवार में, तो अब तो 24 अरब से भी ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा अब आपको पास रुपए की ज़रूरत है। आप रोज़ाना की बुनियाद पर आपके पास इतने रुपयों की ज़रूरत है कि आप
आप चीज़ों को इस तरह से लेकर आगे नहीं चल सकते। देखें, हम खुश फहमी कर सकते हैं, हम अच्छे आदाद शुमार देख सकते हैं, उसका रिफ्लेक्शन सोसाइटी पर भी तो नज़र आए, आपको सोसाइटी में नज़र तो आए कि लोग अपने आज रात के खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी तो देख लें आप। सही कह रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात करते हैं हमारी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनको भी हालिया ये जो डेवलपमेंट है वो हम लोगों ने देखी कि उनको एक्सटेंशन मिल गया, उनको तौसी मिल गई मुद्दत मुलाजमत में, तो उस पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, काफ़ी उस पर बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका ये मौक़िफ़ रहा है कि भाई इदारे इस तरह मजबूत नहीं होते हैं, इस तरह इदारे कमज़ोर होते हैं, एक्सटेंशंस नहीं मिलनी चाहिए, तो किस तरह से उन्होंने फिर ये एक्सटेंशन दे दी और ये हम निवाला हम प्याला हो गए पीपल्स पार्टी के। तो कामरान शाहिद साहब ने फैसल वावडा से क्वेश्चन किया है, उनसे उन्होंने ये बातचीत की, आप मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद लगारी साहब का तबसरा लेंगे इस एक्सटेंशन पर। जी, फैसल वावडा साहब का मौक़िफ़ आपने सुना कि भाई मामूली हालात नहीं हैं, ख़ास हालात हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया, लीडरशिप ने फ़ैसला किया, इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है। लगारी साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, पाक भारत जो बॉर्डर पर सिचुएशन है, बदमस्त हाथी की तरह भारत इस वक्त कश्मीर में भी जो कुछ कर रहा है सबके सामने, आपको नहीं लगता कि वाकई इस सूरत हाल में कमान की तब्दीली अगर होती है तो जो कोई भी नया सरबराह आता है उसको थोड़ा टाइम लगता घुसने में, चीज़ों को समझने में? एक तो ये है कि पाकिस्तान आर्मी में 222 जर्नैल हैं, 2 4 स्टार हैं और 28 3 स्टार हैं और 192 जो हैं वो 2 स्टार जर्नैल्स हैं। मैं किसी को भी किसी से कमतर नहीं समझता हूँ और सबको समझता हूँ कि वो अपनी अहलियत और सलाहियत की बुनियाद पर जो भी रिक्वायर होगी इस मनसब के लिए वो इस जगह तक पहुँचे होंगे, इस मनसब तक पहुँचे होंगे। मैं किसी को भी एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को मैं ज़्यादा नहीं, सीनियरिटी के एतबार से भी ज़ाहिर है जो सबसे सीनियर हैं इस वक्त वही कमान कर रहे हैं। बाकी ये सहूलत तो ख़ुद उन्होंने बयान कर दी है ना कामरान शाहिद साहब ने कि उनका अगर फैसिलिटेट हो रहे हैं दोनों एक दूसरे को एक पेज पर हैं, तो माजी में भी हो चुका है। मैंने क्या कर लिया था जब अयूब खान ने जो है वो सन 51 से लेकर और उसके बाद मार्शल लगाने तक मुसलसल कई बरसों तक वो रहे थे। हमने क्या कर लिया था जब वो जो है वो 58 से लेकर 66 तक जो है 8 साल के लिए आकर जनरल मूसा खान का बैठ गए थे। मैंने क्या कर लिया था जब 75 से लेकर 87 तक जनरल ज़ियाउल हक ने पूरे 12 साल तक फ़ौज का ओहदा अपने पास रखा और बहुत से लोग जो हैं वो 4 स्टार जनरल। लेकिन इस तरह की बात नहीं है। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि मुल्क का वसी तर मफाद ख़ास तनाजुर में, ख़ास सूरत हाल में, ख़ास जहतों में, ख़ास शख्सियात की वजह से ख़ास अमूमी हो जाता है, खसूसी हो जाता है। इस वजह से हम इस सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। बात यह है कि मौजूदा हालात में इमरान खान वज़ीर आज़म हैं, जो वाडा साहब कह रहे हैं कि ज़ाहिर है जी वही वज़ीर आज़म हैं और उनको ये सूट करता है कि उनके साथ जो है जनरल कमर जावेद बाजवा हों, तो उन्होंने इसी तरह से इसको सहूलत समझा है और उसको साथ उनको साथ रखे हुए हैं। अगर उनकी जगह पर फ़र्ज़ करें आज ना होते इमरान खान वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते, तो उनका फ़ैसला कोई और होना था और अगर कोई और होते तो उनका फ़ैसला कोई और होना था। यहाँ पर तो इस ज़रूरत है कि किस तरह से एक दूसरे के साथ फैसिलिटेट होकर आगे चल रहे हैं। नहीं तो फिर इस पर क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है? जाहिर सी बात है, जब मुल्क के वसी तर मफाद में एक पेज पर हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, चीज़ों को साथ लेकर चलना है, मामला को ठीक करना है, तो बुराई क्या है? मेरा नहीं, यू टर्न इसे क्यों कहा जा रहा है? मेरे नहीं, इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं है। एक तो ये है कि कभी भी पाकिस्तान में इस सूरत हाल को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता है और नहीं किया जाता है का मतलब ये है कि इस पर बहस भी नहीं होती है। हम लोग इस पर मामले पर बहस नहीं करते हैं। ख़ास किस्म के अपॉइंटमेंट्स होते हैं जिनके बारे में कोई डिबेट नहीं होती है। हम इसको ये थोड़ी है कि हम जब दुनिया के दीगर ममालिक में होता है, जिस तरह से अमेरिका में होता है या बहुत जगहों पर होता है कि पार्लिमानी कमेटियाँ और कांग्रेस की कमेटियों में अपॉइंटमेंट्स जाते हैं और फिर वो जाकर उनको उनके बारे में इंक्वायरी करते हैं, उनके बारे में तय करते हैं, फिर उनके ओहदों पर जाते हैं। इस तरह से नहीं होता है। हमारे यहाँ इस तरह के मामलात और तरीके से तय होते हैं जो दुनिया के दीगर मुरवैया तरीक़ों से नहीं है, दीगर डेमोक्रेटिक तरीक़ों से नहीं है। तो हम अपने तौर पर अपनी सहूलत से अपने अंदाज के हिसाब से करते हैं ना, तो उसको क्रिटिसाइज़ करना या ना करना इससे कोई वो नहीं होता है। अगर क्या मतलब अगर आपके यहाँ अवामी सतह पर इतना प्रेशर मौजूद हो कि आप कहें कि जनाब फैसले अवाम की मर्ज़ी से होने चाहिए, तो बहुत से फैसले अवाम की मर्ज़ी से होने चाहिए, तो नहीं होते हैं ऐसा। तो
तो हम ये कहें कि जनाब हमारे पास अवामी प्रेशर तो कोई भी नहीं है, हमारे पास ताकत तो कोई नहीं है, किसी पार्टी के पास स्ट्रीट पावर तो है नहीं, किसी पार्टी के पास मासेस की वो पावर तो नहीं है, वो चीज़ों को तब्दील कराने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। वो सूरत यार माजी का एक हिस्सा थी, किसी ज़माने में रही होगी, लेकिन इस तरह कभी भी नहीं रही है कि इस तरह के अपॉइंटमेंट्स में लोग अपनी राय दें और अपने आप को असरअंदाज करें। देखें, एक बात तो है कि बहुत से लोग रिकॉर्ड पर हैं, जनरल हमीद गुर भी रिकॉर्ड पर हैं कि इस तरह के फैसले कैसे होते हैं, हम इन चीज़ों को क्यों खोलें। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात कर लेते हैं मरीम नवाज़ के। काशिफ अब्बासी साहब का शो है और उसमें ऑफ द रिकॉर्ड में आपने मुलाहिज़ा करेंगे आपके इरशाद भट्टी साहब से वो बातचीत कर रहे हैं और मरीम नवाज़ के हवाले से बात हो रही है कि भाई बाकायदा एक माहौल बनाया गया, पूरी लीडरशिप को इकट्ठा किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े मियाँ साहब जेल में हैं, जज की वीडियो दिखाई गई, कहा गया जी प्रेशर में ये फ़ैसला उन्होंने दिया है और बड़े मियाँ साहब को फ़ौरी रिहाई मिलनी चाहिए और फिर से उनका जो ट्रायल है वो शुरुआत उसकी फिर से की जाए। अब बात यह है कि इस सारी सूरत हाल में वो सवाल उनसे कर रहे हैं कि जो प्रॉपर फोरम था वहाँ पर जाते, दरख्वास्त लेकर जाते, उसको वीडियो को अटैच करते, वीडियो वो कहीं किसी फोरम पर लेके नहीं गए और जब उनसे जवाबदेही हो रही है तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई छोटे मियाँ साहब कह रहे हैं मरियम से पूछो, मरियम कह रही है नासिर भट्ट से पूछो, मेरे पास तो वीडियो आई थी, मुझे तो पता कुछ नहीं हुआ क्या है। आप मुलाहिज़ा कीजिए, फिर उस पर बात करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। लगारी साहब बताएंगे। जी जनाब, ये सारी सूरत हाल लगारी साहब, ये बर्डन ऑफ प्रूफ तो ऑब्वियसली अगर ये दरख्वास्त लेकर जाते हैं फिर इन पर होगा। जब ये वीडियो को अटैच करेंगे तो इसका मतलब है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी कि और भी बहुत कुछ है। देखिए, उसी दिन जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम उसको दिखा रहे थे लाइव और उस पर मैंने पहला कमेंट ये किया था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब महज प्रेशर क्रिएट करना है। अगर उन्होंने इससे कोई रेमेडी लेनी है तो उसका वाहिद तरीका यह है कि दरख्वास्त लिखें और लाहौर हाई कोर्ट में जाकर जमा कराएं। उसके बाद तो जज साहब के जो फिर तो वो जाने हया ऐसा खुला, फिर तो जनाब जज के तो तबक रोशन हो गए और अरशद मलिक जो है वो तो रांदा दरगाह हो गया और उसने वो सबकी लान तान का मरकज़ बन गया, मीडिया का भी, सोसाइटी का भी, अदलिया का भी, हर तरफ से उसको बरसात में लगे। मगर उसका फैसला रखा हुआ है भाई, उस फैसले को चैलेंज करें, वो तो आप कर नहीं रहे। उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएं, वो तो ले जाएं, आप वीडियो लेकर जाएं, आपके पास कोई और एविडेंस लेकर जाएं। वो खुद कह रहे हैं कि जनाब मैं तो सज़ा देने के बाद जाकर मिला हूं नवाज शरीफ से, ये सारी सूरत हाल है। तो फिर आप जाकर अदालत में कुछ बताएंगे ना, कुछ हक़ाइक़ सामने रखेंगे तो फिर आप रिलीफ की बात करेंगे। ये सारी सूरत हाल तो नहीं। आप ये समझ रहे हैं कि जनाब आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना माहौल क्रिएट कर देगी, इतनी बड़ी शानदार किस्म की एक अवाम की लहर आएगी जो जाकर जेल को तोड़कर फिर वहाँ से नवाज शरीफ को निकाल करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और जो भट्टी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं कि आपका है इतनी ना बढ़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंद कबा देख। लेकिन लगारी साहब एक बात है, इस सारी सूरत हाल में MLF-ID तो फिर इसका मतलब यही है ना कि MLF-ID के तहत बाकायदा प्लानिंग की गई और ये प्रेशर मतलब बिल्ड करने के लिए ये सारा खेल खेला गया, वरना आप जाते। मैं ये कहता हूँ कि यही खेल था। अगर जो कुछ वो उन्होंने कहा है वो सब दुरुस्त था, अगर वो ये सारा कुछ जो कुछ जज साहब की वीडियो दिखाई गई सब दुरुस्त थी, जिस शख्स को लाया गया, जिस शख्स ने उनके साथ बात की, रिकॉर्डिंग की, ये सारा कुछ वैसे ही था, तो फिर आपने क्या किया? आपके पास ये फोरम था कि आप मीडिया को बुलाएं और मीडिया के सामने ये दास्तान है। आप लगारी साहब ये देखें ना कि आपके वालिद साहब जेल में, ये तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। आप इसको कोर्ट में जाए ना। हाँ, आप जिस फोरम पर आपने जाकर ये बात करनी है उस फोरम पर जाकर उस सबूत को लेकर जाएं। अगर आप उस सबूत को वहाँ लेकर नहीं जाते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई काबिल एहतराम जज के घर में भी कोई चोरी वगैरह की वारदात होती है, वो चश्मदीद गवाह भी हैं, तब भी वो डायरेक्ट सजा नहीं दे सकते जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होगा। सही बात है। अब पूरे का पूरा उसकी FIR होगी, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर उसके बाद शहादतें होंगी, फिर उसके बाद कोर्ट में जाएगा मामला, फिर चालान सबमिट होगा, फिर उसका ट्रायल होगा, फिर ट्रायल के अंदर ये कैसे हो सकता है कि जनाब आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप ये समझें कि लोग खड़े हो जाएंगे और जाकर कहेंगे कि जनाब रिहा करो अब्बा जी को। नहीं तो ऐसे कैसे हो? और दूसरा लगारी साहब एक बात ये भी तो है ना कि ये तो फिर वही बात हो गई जो GT रोड वाला नैरेटिव था, इदारों को डिस्प्यूटेड बनाओ,
बैठ के जनाब इतना शोर वावेला, फिर तो उस बंदे को भी पकड़े ना जो कि जाती उम्रा लेकर गया, इसकी भी तो तहकीकात होनी चाहिए। ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आपका मौक़िफ़ 100% दुरुस्त भी है तो उस फोरम पर जाने में आपको क्या हिचकिचाहट है? असल मसला क्या है, आप फोरम पर क्यों नहीं जा रहे हैं जिस फोरम से आपको यही से शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। फिर यही बात है, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। और ये नहीं है कि आपके पास जो है आला अदलिया आपको इंसाफ नहीं देती, आप आला अदलिया के इंसाफ की वजह से अपनी सज़ा जो है मुअत्तल करवा के बाहर आए थे, तो और केस में आपको सज़ा हुई है ना, वो इनके केस में हुई है। और इसके बाद तो आपके पास बहुत आसानी थी कि आप चले जाएं और जाकर अपॉर्चुनिटी थी जिसको कि अवेल फिर कर सकते थे अगर ये वाकई सब था। लेकिन अभी तो ये एक दूसरे पर डाल रहे हैं कि भाई वो शहबाज शरीफ कह रहे हैं मरियम से पूछो, मरियम कह रही नासिर भट्ट से पूछो, मुझे तो पता नहीं, लैपटॉप आया था, वीडियो देखी, लैपटॉप चला गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं हुआ क्या है। खैर आगे बढ़ते हैं। शाहजेब खानजादा का शो है और उसमें नैब का खौफ है और ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, सरमायाकार परेशान है। वो क्या कह रहे हैं आप मुलाहिजा कीजिए। जी जनाब, आपने ये मुलाहिजा किया, वफाकी काबीना की नैब कवानीन में तरमीम की मंजूरी जो कि अभी होना है वो दी जाएगी। और चेयरमैन जो नैब है उनकी जानिब से भी कहा गया था कि सरमायाकार ताजिर किसी तरह परेशान ना हो, उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा और उनके मामलात जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं वो तो जल्द से जल्द निपटाए जाएंगे, FBR को भिजवाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद से हम उन मामलात को नहीं छेड़ेंगे। तो लगारी साहब, ये अनसर्टनिटी जो है ये किस तरह ख़त्म हो? नहीं छेड़ेंगे तो जाहिर है किसी को भी नहीं छेड़ेंगे, आखिर में शुरू से आखिर तक सिर्फ सियासतदानों को, और वो भी चंद महदूद गिने चुने सियासतदानों को। आप सिलेक्टेड वाली बात कर रहे हैं? हाँ जी, सिलेक्टेड जिस तरह से वो कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो जाहिर है एक आम सा आदमी हूँ और मैं ना सिलेक्ट करने वाला हूँ, ना सिलेक्टर हूँ, ना सिलेक्टेड हूँ। तो बात ये है कि ये तरीक़ाकार अगर इंसाफ अगर आपको हिसाब अक्रॉस द बोर्ड करना है तो फिर आप अक्रॉस द बोर्ड करें। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी नीयत हो कि ये सारा कुछ करना है तो ये सब कुछ हो भी सकता है। सही। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को, जो पॉलिटिशियन हैं, अगर उनको दीवार से लगाना है और बाकी सब कुछ छोड़ देना है तो आप बिस्मिल्लाह करें और यही काम ही कर डालें। ना ताजरों ने तो जाहिर है कुछ भी नहीं किया है। नहीं लगारी साहब, यहाँ पे एक बात है ना, देखें जो सियासतदान उन्होंने तो किया है ना, जब उनको पकड़ा जा रहा है तो वो अनसर्टनिटी फैला रहे हैं कि भाई इदारा हमारे खिलाफ ही कर रहा है। भाई आपने किया भी तो है ना, सबूत भी तो फिर उसके मिल रहे हैं ना, ये कहाँ से केसेस खुले हुए हैं? मैं रहा हूँ कि उसका तरीका है कि आप जाकर कोर्ट में फैक्ट दें और उनको सजाएं दिलवाएं। इसके अलावा ये नहीं है कि आप 12 साल रखें और तमाम अदालतें छोड़ दें और कहें कि जनाब जाएं आप बरी हो गए। ऐसा नहीं है। आप जिसके बारे में आपके पास ना तो आपकी तहकीकात ठीक होती है, ना आप उसकी पैरवी ठीक करते हैं, ना आपका प्रोसिक्यूशन ठीक होते हैं, ना आपके ट्रायल करने का। चलिए इस पर आके मजीद बात करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर, जहां आज 21वां रोज़ है, कर्फ्यू अभी भी नाफिज है और जगह जगह भारतीय फ़ौज तैनात की गई है। काफ़ी परेशानी की सूरत हाल है और इस सूरत हाल में बेहतरी अब ना जाने कब आएगी, क्योंकि अभी जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, हम तो तकरीबन हर फोरम पर आवाज़ उठा रहे हैं कश्मीरियों के हक़ में और उन पर जो जुल्म ढाया जा रहा है उसकी बात की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने भी पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने एहतजाज किया है कि खुदारा वहाँ पर जुल्म को रुकवाया जाए। मुझे ये बताएगा लगारी साहब कि अभी हाल ही में आपको याद होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज़ाद कश्मीर गए, जहाँ पर उन्होंने वहाँ पर जो कानून साज असम्बली थी उसके इजलास से खिताब भी किया और इसके अलावा भी जब जब उन्होंने ट्वीट किया है या टॉक किया है, उनकी जानिब से यही कहा गया है कि हम एक एटमी मुल्क हैं, अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ कुछ भी किसी भी किस्म का किया तो हम हर हद तक जाएंगे, अपनी पूरी कुव्वत, पूरी ताकत को इस्तेमाल करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या यही वजह है कि जो UN ने भी इस मामले को फिर देखा है कि भाई अगर कोई तबाही, किसी किस्म की ख़राबी पैदा होती है खित्ते के अमन के साथ, तो उसमें भारत ज़िम्मेदार होगा और पाकिस्तान अगर इतना सख्त मौक़िफ़ अपना रहा है तो यकीनन इस मसले को उठाना चाहिए? एक तो ये कि पाकिस्तान बहुत सब्र से काम ले रहा है एक, और इंडिया ने इंतहाई सफाकी, बेरहमी, बेदर्दी के साथ कार्रवाई की है
اور اس وقت یعنی یہ 21 روز تو ہو گئے ہیں کہ پورا کشمیر بند ہے اور لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور پورے کے پورے وادی میں کرفیو لگا ہوا ہے، اور دوسری جانب یہ ہے کہ ان کے تمام حقوق سے انہیں محروم کر دیا گیا، جتنے بھی انسانی حقوق ہو سکتے ہیں وہ تمام ان حقوق سے محروم ہیں۔ لیڈرشپ جیلوں میں ہے، نوجوان تھانوں میں، زندانوں میں، قید خانوں میں، حوالاتوں میں، لاک اپس میں بند پڑے ہوئے ہیں، اور مائیں اپنے گھروں میں محصور ہیں، بہنیں اپنے گھروں میں محصور ہیں، بچے اپنے گھروں میں محصور ہیں، بزرگ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ کون زندہ ہے کون زندہ نہیں ہے کوئی نہیں جانتا۔ اتنی بڑی صفاقی اس پوری مہذب دنیا میں ہوئی ہے 21ویں صدی کے دور میں، جب آپ مریخ پر جانے کی تیاریاں کر رہی ہیں، زمین کے اندر 1 کروڑ انسان اپنی زندگی کی تمام بنیادی سہولتوں سے محروم ہو کر اپنے گھروں کے اندر قید پڑے ہوئے ہیں کہ انسانی تاریخ میں ایسا کوئی اور واقعہ نہیں ہے کہ ایک خطے کے پورے علاقے کو باقاعدہ جیل میں کنورٹ کر دیا جائے اور ان کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی جائے۔ پاکستان کو میں نہیں کہتا ہوں کہ اٹھائیں اور بم پھینک دیں اور اٹھائیں اور آپ جنگ شروع کر دیں، کوئی بھی اس طرح کی صورتحال میں جنگ کو نہ قبول کر سکتا ہے، نہ یہاں کے عوام نہ وہاں کے عوام، لیکن آپ کے پاس کوئی چیز تو ہوگی۔ اس دنیا میں صرف ایک چیز ہے کہ آپ جو ہے کاروبار کرتے ہیں، آپ دھندا کرتے ہیں، آپ مارکیٹ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی مارکیٹ ہے، 50 کروڑ افراد خریدار ہیں اور آپ کے پاس خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور پاکستان سے زیادہ خریدار ہیں، اس لیے ساری دنیا اس طرف کا رخ کرے اور انسانوں کی زندگیوں کو، ان کی اموات کو بالکل شمار قطار میں نہ لائے۔ آپ نے دنیا کے ضمیر پر دستک دی، آپ نے بہرحال آپ گئے، بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن وہ مربوط مبسوط وہ ہمہ جہت ہمہ گیر کوششیں نہیں ہوئی ہیں ہماری طرف سے، ہمیں ماننا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم وہاں پر مظاہرین کے ساتھ موجود ہیں، تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو کسی فورم پر جا کر بات کرنی چاہیے، وہ جا کر وہاں دنیا کی توجہ دلائیں کہ یہ صورتحال ہے، وہ اپنی کابینہ کے ساتھ جائیں اور جا کر کھڑے ہو جائیں اقوام متحدہ کے سامنے کہ جناب میں آیا ہوں کشمیر سے، میرے پورے کے پورے لوگ جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نکالیں جیل سے، انڈیا نے ان کو اسیر کر رکھا ہے۔ اس طرف تو آپ کی وہ نہیں ہے۔ آپ کشمیر کی پوری لیڈرشپ کو لے لیں، مسلم کانفرنس کو لے لیں، وہاں کی پی ٹی آئی کو لے لیں، وہاں کی پیپلز پارٹی کو لے لیں، تمام لیڈروں کو لے جائیں دنیا میں، جا کر بتائیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے حالات ہیں، آپ فوٹیجز حاصل کریں، دنیا آپ کو مل رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ جو تصاویر ہیں ان کو بھی حاصل کریں، آپ ان کی جو لائیو فوٹیج ہے ان کو حاصل کریں، آپ دنیا کے سامنے لے کر جائیں اس کیس کو، دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ بالکل ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن میں جو بھارتی بیوروکریسی ہے اس کے اعلیٰ افسران احتجاجاً مستعفی ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ نوبیل انعام یافتہ ماہر معاشیات جو ایدتیہ سین نام تھا ان کا، جنہوں نے بولا کہ مجھے شرمندگی ہے بھارتی ہونے پر، جو کچھ کیا جا رہا ہے غلط کیا جا رہا ہے، یہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آپ دیکھیں اس میں شاہ صاحب کافی پرویکٹیو ہیں، کل بھی میڈیا ٹاک، آج بھی میڈیا ٹاک، بار بار بریف کیا جا رہا ہے، جہاں جہاں رابطے ہو رہے ہیں بتایا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے، یہ کافی نہیں ہے، جانا بھی چاہیے، وہ جا بھی رہے جو ان سے بند پڑی ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن محنت تو کی جا رہی ہے لغاری صاحب۔ میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ وہ کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ وہ نہیں ہے جو نواز شریف کے دور میں تھی۔ شاہ محمود قریشی نے وزارت خارجہ میں ایک نئی جان ڈالی ہے، لیکن موجودہ صورتحال اتنی گھمبیر ہے، اتنی خطرناک ہے کہ اس میں آپ کو دن اور رات کو ایک کر دینا ہوگا۔ آپ کو جانا ہوگا، جا کر بیجنگ میں بیٹھنا ہوگا، آپ کو جانا ہوگا، جا کر ماسکو میں بیٹھنا ہوگا، آپ کو جانا ہوگا اور جا کر برسلز میں بات کرنی ہوگی، آپ کو پیرس اور لندن میں جا کر بیٹھنا ہوگا، عالمی برادری کے سامنے حقائق رکھنے ہوں گے اور آپ کے ہائی پروفائل لوگوں کو جا کر اپنی فریاد کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم نکلیں اور جائیں ایران، آپ پڑوس میں جائیں۔ ایران کی مجلس نے وہاں پر جو ہے قرارداد پیش کی گئی ہے کشمیر پر مظالم کے خلاف، آپ اس طرف کو مڑ کر نہیں دیکھیں، اور آپ کا اب بھی یوں کر کے بیٹھے ہوں کہ جو آپ کے عزیز خلیجی ممالک کے حکمران ہیں وہ اس کے گلے میں ہار بھی ڈالیں اور اس کے گلے میں جو ہے وہ ایوارڈز بھی ڈالیں، تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو روکتی ہے؟
آپ کو کون سی ایسی عالمی پابندیاں ہیں جو ایران کے ساتھ یکجہتی کرنے اور ان کے ساتھ کشمیریوں کے مسئلے پر بات کرنے سے روکتی ہیں؟ آپ دنیا کے اور ترکی کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں کہ بھائی اپنا اثر رسوخ استعمال کروائیں؟ لیکن وہی بات ہے نا لغاری صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہی بات ہے کہ مفادات کی ٹائی جس کے ساتھ مطلب ڈور ہے جس میں ہم بندھے ہوئے ہیں کہ یو اے ای کے جب یہاں پر سربراہ تشریف لائے تھے، وزیر اعظم عمران خان نے گاڑی کو ڈرائیو کیا، پورا پروٹوکول دیا، جس طریقے سے ان کو لے کر آیا اور جی بڑا اچھا پیکج ملا، بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے، وہ سب کچھ. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ انہی کی جانب سے نریندر مودی کو سول ایوارڈ سے نوازا گیا ہے کہ یہ سارے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. آپ دیکھیں تصاویر سے تو یہ کس قسم کے مطلب برادر ملک ہیں ترکی، ایران. ایوارڈ دینے والی شخصیت وہی ہیں شیخ محمد بن زید بن سلطان ال نہیان جو یہاں تشریف لائے تھے اور جن کی گاڑی ڈرائیو کر کے محترم جناب وزیر اعظم انہیں ایوان صدر لائے تھے اور وہاں پر ایوان وزیر اعظم لائے تھے اور جہاں ان کا خیر مقدم کیا تھا اور وہاں جہاں ان کو گارڈ آف آنر کی سلامی دی گئی تھی، یہ وہی تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اصول ختم ہو گئے ہیں، اگر عالمی اخلاقیات ختم ہو گئی ہے، اگر انسانی حقوق ختم ہو گئے ہیں، اگر انسانی اقدار نے دم توڑ دیا ہے، تو پھر آپ اپنے راستے خود تلاش کریں. آپ کے پاس بہت بڑی طاقت ہے. آپ کے ساتھ 22 کروڑ انسانوں کا ملک ہے جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور اہم جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنے عوام کی قوت پر بھروسہ کریں. آپ اپنے عوام کے ان کو ساتھ لیں، ایک پیج پر لیں اور عوام سے بات کریں کہ جناب کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے. آپ کو جانا چاہیے. میں کہتا ہوں دنیا بھر کے ممالک کے دروازے پر جا کر آپ کو انصاف کے حصول کے لیے بات کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے گھر میں فرض کر لیں اور اپنے میڈیا ٹاک کر لیں تو اس سے مسائل حل ہوں گے. آپ کو بہرحال طاقت کے مراکز کے پاس چل کر جانا ہوگا. صحیح. اچھا اب یہ جو ایوارڈ دیا گیا ہے خاص نریندر مودی صاحب کو، اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھارتی وزیر اعظم کے دورے کے پس منظر میں دورہ منسوخ کیا گیا، اعلامیہ جاری کیا ہے. صادق سنجرانی صاحب جو ہے انہوں نے اپنا متحدہ عرب امارات کا دورہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے یہ جو انیشیٹو لیا اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کچھ تو اس کا مظاہرہ ہوا. میں کل بھی عرض کر رہا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ گر کچھ نہیں تو خوف کی ایک چیخ ہی صحیح. آواز دوستو، کوئی آواز دوستو، کوئی بات تو کرو نا. میں کہتا ہوں کہ وہاں پر چیئرمین صادق سنجرانی کو ایک میڈیا ٹاک بھی کرنی چاہیے، بتانا بھی چاہیے کہ جناب یہ ہو رہا ہے میرے پڑوس میں، یہ رہا ہمارے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. صحیح. ہم کس طرح سے جائیں اور وہاں پر دورہ کریں؟ ہم پارلیمانی وقت کیسے لے کر جائیں جب آپ کو ان کو قاتلوں کو، درندوں کو، وحشت پھیلانے والوں کو، دہشت پھیلانے والوں کو، راشٹریہ سیوک سنگھ اور جن سنگھیوں کو آپ جب جو ہے مودی کو آپ ہار پہنا رہے ہوں گے اور ایوارڈز دے رہے ہوں گے تو ہم آپ کے ملک میں کیا کرنے آئیں گے اور کیوں آئیں گے؟ آپ کو یہ ساری صورتحال ان کے سامنے. ویل ڈن صادق سنجرانی، ویل ڈن، اور اٹ از گڈ جیسچر، اور انہیں یہ کرنا چاہیے تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا لیکن اس ساری صورتحال میں لغاری صاحب ایک بات یہ تو ہے نا، جو خارجہ محاذ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، شاہ صاحب نے نئی جان ڈال دی ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کا بڑا دیرینہ مسئلہ ہے. دیرینہ مسئلے کا اتنے سارے بڑوں میں اس طریقے سے ڈسکس ہونا جو کہ کتنے عرصے سے نظر انداز ہو رہا تھا، یہ ایک بڑی کامیابی ہے سفارتی محاذ پر پاکستان کی. دیکھیں سیرش، ہوا کیوں یہ ٹاک آف دا ٹاؤن دنیا کا ایک ڈیبیٹ کا مسئلہ کیوں بنا؟ اس لیے کہ انڈیا نے اپنی 72 سالہ تاریخ کا بہت بڑا وار کیا ہے. لوگوں سے ان کا بنیادی حق چھین لیا ہے. ان کا وہ جو خصوصی اسٹیٹس ہے اس کو ختم کر دیا ہے. وہ جو ہیں اب اس مملکت کے شہری نہیں ہیں. وہ اپنی ریاست کے اندر جو اختیار رکھتے تھے وہ نہیں ہیں. انڈین یونین کے ساتھ ان کا ایک رسمی سا تعلق تھا جو دفاع اور امور خارجہ جیسے معاملات پر تھا اور کسی معاملے پر نہیں تھا. وہ آزاد تھے بڑی حد تک، کسی حد تک، اور وہاں پر کوئی انڈین آ کر پراپرٹی خرید نہیں سکتا تھا. اب وہ سب کچھ انہوں نے ختم کر دیا. اس کی صوبائی حیثیت جو ہونی چاہیے تھی بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی صوبائی حیثیت بھی نہیں دی گئی. وہ ایک آزاد ملک کے طور پر
اور ایک ایسے ملک کے جن کے شہریوں نے یہ فیصلہ کیا ہو اپنے ضمیر کے مطابق کہ جناب ہم کہاں رہنا چاہتے ہیں، اور ان کے پرچموں سے ان کی لاشیں پاکستان کے پرچم سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیسا رہنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق ہونا چاہیے تھا، وہ تو نہیں ہوا۔ بلکہ اب تو یہ ہوا ہے کہ راجستھان کا اور ہریانہ کا جو منسٹر ہے اور وزیر ہیں وہاں یہ کہتے ہیں کہ جائیں گے گوری گوری لڑکیاں کشمیر کے جو ہم شادیاں کریں گے۔ دس از یہ ہیپننگ۔ تو اب ایسی صورتحال میں اگر ماحول گرم ہوا ہے اور آپ کے ہاں بھی آواز اٹھنا شروع ہوئی ہے تو اس کا کریڈٹ ہم لیکن اب صورتحال وہ والی نہیں ہے جو کہ اس سے پہلے ہوا کرتی تھی، جتنا نمایاں یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے یا اس ایشو کو جتنا ہایا گیا ہے یا یہ سب کے سامنے راہل گاندھی کو روکا گیا، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس طریقے سے طیارے میں جہاز میں وہ موجود ہیں اور ایک خاتون رو رو کر ان کو اپنی داستان بتا رہی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نے غائب کر دیا جاتا ہے، ہم ان سے مل نہیں پاتے۔ اس صورتحال کا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور یقیناً جو تھنک ٹینک ہیں بھارت کے جن میں یہ مودی صاحب بھی موجود ہیں، ان میں ایک بے چینی ہے کہ یقینی طور پر اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تیسری بار جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے پیشکش کی ہے ثالثی کی کہ اس مسئلے پہ کچھ نہ کچھ کیا جائے یا پھر آپس میں افہام و تفہیم سے مذاکرات سے اس کا حل نکالا جائے۔ یہ مناظر میں آپ ان خاتون کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان کا جذبہ ان کا انداز یہ بتا رہے ہیں کہ کس قدر وہ پریشان ہیں اور وہاں پر کیا حالات و واقعات ہیں۔ ہمارے صاحب یہاں درد ہوتا ہے تو آواز ہوتی ہے، دھواں اٹھتا ہے، آگ لگتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے۔ یہ ہے وہ صورتحال۔ وادی میں آگ لگی ہوئی ہے، چنار جل رہے ہیں، گلاب جھلسائے جا رہے ہیں، اور وہاں پر وادی ایک جو جنت نظیر تھی اس کو جہنم بنا دیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ چیخیں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ صحیح بات یہی ہے، اور عالمی ضمیر کے دلوں پر یہ دستک ہے اس خاتون کی آواز کہ بھئی بند کرو یہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت شکریہ نذیر لغاری کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔